फिल्म की शुरुआत एलियट और उसकी बेटी रिडली से होती है, जो एलियट के बॉस ओडेल के घर जा रहे हैं। ओडेल को लास्ट स्टेज का कैंसर है, इसीलिए वो एलियट को अपनी कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। एलियट काफी ज्यादा खुश था। इनकी इन बातों के दौरान उसको ओडेल का कॉल भी आ जाता है, जो गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये दोनों 1 घंटा लेट थे। एलियट उससे माफी मांगता है और तभी उसे अचानक छींकें आने लग जाती है। उसे डस्ट एलर्जी हो गई थी। ऐसे में उसका ड्राइविंग से ध्यान हटता है और उनकी कार से कोई टकरा जाता है। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि एलियट ने एक बेबी यूनिकॉर्न को टक्कर मार दिया था और अब वो दर्द में कराह रहा था। रिडली ने उसके चमकते हुए सिंग को हाथ लगाया और उसे ऐसा लगा जैसे वो अचानक से किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। अभी वो एंजॉय कर ही रही थी कि उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। उसने आंख खोलकर देखा तो उसके डैड चिल्ला रहे थे। उनके हाथ में एक छड़ थी जिससे बेहरमी से वो इस बेबी यूनिकॉर्न को मार रहे थे। रिडली ने उसे मारने से मना भी किया, लेकिन एलियट रुके नहीं। फिर ये लोग इस यूनिकॉर्न के बॉडी को भी साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं ताकि यहाँ से सभी सबूत भी मिट जाए। कुछ देर बाद फाइनली ये लोग ओडेल के घर पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद हमें ओडेल और एलियट की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां ओडेल उससे कहता है, मैंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है और मेरे बाद मुझे लगता है मेरी कंपनी सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एलियट उन्हें बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे प्रपोजल देने लग जाता है। इससे पहले ओडेल इन पेपर्स पर साइन कर देता, वह एलियट से कहता है, अभी नहीं, अभी मुझे लगता है मुझे तुम्हारे और रिडली के साथ अभी थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। मैं तुम लोगों को थोड़ा और अच्छे से जानना चाहता हूँ। फिर हमें रिडली को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने जब अपना मुंह धोया तब उसने देखा उसके फेस से अब सारी एक्ने खत्म हो चुकी थी, इस तरह की जैसे उसके फेस पर कभी एक्ने थी ही नहीं। और यह सब हुआ था उस बेबी यूनिकॉर्न के ब्लड के वजह से जो उसके मुंह पर गिरा था। रिडली भागकर अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है कि डैड मेरी बात सुनिए, कुछ अर्जेंट है, हमें यहाँ से फौरन जाना पड़ेगा। लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ देर यही रुकना है क्योंकि ओडेल हम दोनों के साथ कुछ देर टाइम बिताना चाहता है। अभी उनकी बातें हो ही रही थी कि एकदम से इन्हें जोरदार किसी की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर से आने वाली आवाज और भी ज्यादा भयानक हो गई। सभी बाहर जाकर देखा कि किसी चीज ने एलियट की कार की विंडो तोड़कर बाहर निकल आया। ये सब एक यूनिकॉर्न को देखकर हैरान हो गए। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी डर जाता है और यूनिकॉर्न को शूट कर देता है। सभी हैरान होकर यही सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या चीज है। रिडली ने कहा, ये ऐसी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि यह एक बेबी यूनिकॉर्न है। एलियट को भी लगा कि अब कुछ भी छुपाना ठीक नहीं, इसलिए उसने ओडेल के सामने कन्फेस कर लिया कि यह यूनिकॉर्न मेरे ही कार से टकराया था। रिडली अपने डैड को बुलाती है और कहती है कि मेरे फेस के एक्ने भी अचानक से गायब हो गए। फिर एलियट को भी याद आया कि उसको भी गाड़ी में बहुत डस्ट एलर्जी हो रही थी, लेकिन यूनिकॉर्न का ब्लड गिरने के बाद उसे एक भी छींक नहीं आई। उसे यह भी याद आया कि जब वह ओडेल को पेपर्स दिखा रहा था तब उसे एकदम से नजर आना भी बंद हो गया था, और जब उसने चश्मा उतारा उसे ठीक नजर आने लगा, यानी अब उसकी नजर भी ठीक हो गई थी। अब रात में एलियट रिडली से मिलने आता है, जो परेशान बैठी थी। वह रिडली से सवाल करता है कि जब तुमने यूनिकॉर्न का हॉर्न पकड़ा था तब क्या तुमने कुछ देखा था? तो वह बताती है कि मैंने यूनिकॉर्न के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील किया था और अब मुझे लग रहा है कि हमने यूनिकॉर्न को ओडेल की फैमिली को दिखाकर बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। वे मुझे लालची लग रही हैं। अब वह कहती है, हम यूनिकॉर्न को आजाद करवाकर यहाँ से चलते हैं, पर एलियट ने उसे मना कर दिया और कहा ऐसा सोचना भी मत क्योंकि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। रिडली ने उसके खुदगर्जी को देखते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद अपनी फैमिली की पिक्चर्स देखने लगी। अपनी माँ की एक पिक्चर के पीछे यूनिकॉर्न की एक फोटो देखती है और फौरन यूनिकॉर्न के हिस्ट्री के बारे में सर्च करने लग जाती है। हिस्ट्री पढ़ते हुए उसे पता चला बहुत सारे बादशाहों और हंटर्स ने यूनिकॉर्न का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका सिवाय एक अच्छी और साफ दिल लड़की के। उस लड़की के जरिए आखिर में उन्होंने उस यूनिकॉर्न को मार दिया और उसे एक कैसल में रखा गया और उसके बाद उसे गुलाम बना लिया गया। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूनिकॉर्न की यह कहानियां बदलने लगी और इन कहानियों में यूनिकॉर्न्स को मॉन्स्टर्स दिखाया गया। ये सब सर्च करने के बाद वो सो गई और उस रात उसे बहुत ही डरावने जंगलों के सपने आए। फिर वो सुबह जब उठी तो उसे और उसके डैड को टेस्ट के लिए ले जाया गया क्योंकि उनकी बॉडी में यूनिकॉर्न का ब्लड लगा था। डॉक्टर और साइंटिस्टों की टीम ये देखना चाहती थी कि यूनिकॉर्न के ब्लड ने उनके बॉडी में क्या क्या चेंज किए हैं। ओडेल ने अपने ही घर पे पूरी साइंस लैब खोल ली थी जहां पे उस यूनिकॉर्न को भी टेस्ट किया जा रहा था। काफी कुछ जानने के बाद डॉक्टर सॉन्ग, जो कि सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वह इन सब को प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि यूनिकॉर्न के अंदर
कितने यूनिक एबिलिटीज हैं। उसका ब्लड और सिंक किसी को भी ठीक करने की ताकत रखते हैं। तभी यहाँ डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न के यूनिक हॉर्न के बारे में बात करने लगती हैं, जो बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज कर रहे थे। लेकिन अपने बात को कंफर्म करने के लिए इन्हें थोड़ी सी और स्टडी करनी थी। ओडेल और उसका बेटा दोनों ही इस चीज के लिए परमिशन दे देते हैं, ये पता करने के बाद कि यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। उसे पहली बार ओडेल पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, मरना उसे ऐसे भी है। तो अगर एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफेक्ट हो भी गया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यह सब हो ही रहा था, तब एकदम से डॉक्टर्स को पता चला कि यूनिकॉर्न के बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यहाँ एलियट और ओडेल एक साथ ही बैठे हुए थे। ओडेल को अभी तक अपने बॉडी में कोई भी नेगेटिव चीज फील नहीं हुई थी, तो इसलिए उसे लग रहा था कि वह जल्दी ही ठीक होने वाला है, जिसके लिए वो एलियट का शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे नई जिंदगी मिल गई है और उसे अपना बिजनेस पार्टनर भी कहता है। इतनी सी बात से एलियट खुश हो जाता है। रिडली अभी भी यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च कर रही है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर ओडेल आ गए। सभी लोगों के साथ साथ डॉक्टर सॉन्ग खुद तक हैरान थे कि चंद ही घंटों में लास्ट स्टेज कैंसर पूरी तरह ठीक कैसे हो सकता है। ओडेल की पूरी फैमिली और एलियट भी खुश था, लेकिन रिडली अनकंफर्टेबल दिख रही थी। ओडेल अब डॉक्टर सॉन्ग से कहता है कि यूनिकॉर्न को तैयार करो, इसे हम अपने हेडक्वार्टर ले जाएंगे और इस पर और ज्यादा टेस्ट और रिसर्च करेंगे, यह जानने के लिए कि इससे और क्या क्या हो सकता है। असल में ओडेल की फार्मास्यूटिकल कंपनी ही थी, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग उन्हें यहाँ पर एक बुरी खबर देते हैं कि यूनिकॉर्न के इन सेल्स को रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो ओडेल की वाइफ ने कहा, तो क्या हुआ, हम इसे फिर भी एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि जितनी कम सप्लाई उतनी ज्यादा डिमांड और उतना ज्यादा ही मुनाफा। यहाँ रिडली यूनिकॉर्न की हिस्ट्री उठाए इन लोगों से बात करने की कोशिश में थी, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सभी अपने इस नए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में बिजी हो चुके थे। खुशी में यह लोग यूनिकॉर्न का ब्लड भी निकाल कर पी जाते हैं। रिडली से आखिर रहा नहीं जाता और वह इन सब का ध्यान अपनी तरफ करते हुए इन सब को बताती है कि 1000 साल पहले यूनिकॉर्न को मॉन्स्टर माना जाता था, क्योंकि यूनिकॉर्न के साथ जब भी कोई बुरा करता था, उन्हें हर्ट करने की कोशिश करता था, तो उनके साथ जरूर कुछ बुरा हो जाता था। वह अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, मेरा बस इतना ख्याल है कि हमें इस यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए। लेकिन ये सारे मिलकर इस पर ताना मारने लग जाते हैं, उसी को गलत कहने लग जाते हैं। रिडली जान गई थी कि यह लोग लालच में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वह फैसला करती है, मैं तो इनका साथ नहीं दूंगी। वह अपने डैड को भी वार्न करती है, लेकिन उसका डैड उसके साथ चलने पे नहीं मानते और वह गुस्से में यहाँ से जाने के लिए घर से बाहर आ जाती है। फिर उसे आसमान में कुछ अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं, जबकि हम यहाँ देखते हैं कि उस यूनिकॉर्न को सेफली हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए एक अजीब सी टनल बनाई गई थी। डॉक्टर सॉन्ग और ग्रिफ जब यूनिकॉर्न को इस टनल से ले जा रहे थे, तो अचानक से उनकी मशीन ने सेंस किया कि यूनिकॉर्न के हॉर्न से निकलने वाले बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एकदम से एक हद से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इससे पहले कि ये कुछ करते, यहाँ पूरे एरिया की लाइट चली जाती है और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बंद हो जाती हैं। अब ओडेल एलियट को देखने के लिए भेजता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है। वह जैसे ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए टनल के अंदर जाता है, तो देखता है कि टनल फट के एक बड़ा सा हॉर्न डॉक्टर सॉन्ग के जिस्म में स्टैब हो गया। टनल के अंदर के ही साइज से एलियट देख पाता है कि बाहर एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न उड़ रहा है, जिससे सबको बचाने के लिए बाहर मौजूद गार्ड उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ गाड़ी के अंदर रिडली के ऊपर भी यूनिकॉर्न हमला कर चुके थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए भागकर एलियट के पास जाता है और उसे कार से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब वह यूनिकॉर्न जिससे रिडली को एलियट ने बचाया था, वह एलियट के ऊपर ही हमला करने वाला था। तो अपने डैड को बचाने के लिए रिडली कहती है, डैड भागो, और वह खुद यूनिकॉर्न का ध्यान भटकने में लग जाती है। लेकिन जब वह यूनिकॉर्न रिडली के करीब पहुंचता है, तो वह फील करती है कि अब यूनिकॉर्न तो रिडली को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाह रहा, और रिडली के करीब आते ही उस यूनिकॉर्न का हॉर्न भी चमकते लग जाता है। इससे पहले कि रिडली उसे टच करती, गार्ड्स ने इस यूनिकॉर्न के ऊपर भी गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूनिकॉर्न को यहां से भागना पड़ा। जमीन पर बहुत सारा ब्लड भी पड़ा हुआ था, जिसे इन लोगों को यह भी पता चल गया कि गार्ड ने उन यूनिकॉर्न को जख्मी कर दिया है। अंदर हम देखते हैं कि ओडेल का बेटा अब रिडली को ही डांट रहा था कि तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि इस बेबी यूनिकॉर्न के माँ बाप भी यहाँ हमला करने के लिए आ सकते हैं। रिडली ने कहा, मैं तुम्हें बताई थी और मैं बताना चाह भी रही थी, लेकिन तुम में से कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। यहाँ पर रिडली सबके सामने ये कन्फेस कर देती है कि उसे यूनिकॉर्न से किसी खास किस्म की अट्रैक्शन फील हो रही है। ऐसे ही उसे बेबी यूनिकॉर्न को टच करने से अजीब सा कनेक्शन फील हुआ था, और उसके पेरेंट्स के करीब आने पर भी
उसे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। उसकी बात सुनकर ओडेल की वाइफ कहती है, शायद इसी वजह से यूनिकॉर्न ने उस पर हमला नहीं किया। अब रिडली इन्हें समझाती है कि टाइम आ गया है, आप लोग बेबी यूनिकॉर्न को छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर ओडेल बहुत ही चालाक था। ओडेल उसकी बात को घुमाते हुए कहता है, ऐसे ही किसी मासूम की मौत को हम व्यर्थ थोड़ी जाने देंगे। हम तो उन जख्मी यूनिकॉर्न को भी पकड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा उठाया जा सके। ओडेल का बेटा डॉक्टर भाटिया को बातों में लगाता है और उसके पास से यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है और अकेले में जाकर उसे ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ रिडली अब बाहर कार में जाकर बैठ चुकी थी क्योंकि वो और यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसने आसमान में देखा, उसे दोबारा से वही रोशनियां नजर आईं जो पहले भी देख चुकी थी और अब उसे ख्याल आया कि वो अपने डैड को भी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती और उसे उन रोशनियों में कुछ बना हुआ दिखाई देता है। वो अब जल्दी से घर के अंदर जाती है और यूनिकॉर्न की प्रिंटिंग जो उसने निकाली थी उन सब को जोड़कर उन सब को इंटरलिंक करने लगती है और उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को ठीक कर सकती है। ओडेल और एलियट जिन यूनिकॉर्न को जख्मी समझकर उसके शिकार पर गए थे, वो यूनिकॉर्न इनको भी नुकसान पहुंचा सकते थे। एलियट खतरे में था। रिडली फौरन उसे इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि एलियट का मोबाइल भी बजने लगा और खतरे का अंदाजा हो गया। इतने में ही वो अपने सामने की तरफ एक रोशन यूनिकॉर्न को आते हुए देखा। इससे पहले कि वो किसी को कुछ कहता, वो यूनिकॉर्न उनके एक गार्ड के ऊपर एकदम से हमला कर देता है। ओडेल और एलियट जल्दी से पीछे घर की तरफ भागे, जबकि वो यूनिकॉर्न पीछे से बहुत सारे गार्ड्स को मारते हुए इनके पीछे ही आ रहे थे। यहाँ पर ओडेल अब आगे आकर उस यूनिकॉर्न के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिकॉर्न अपना हॉर्न उसके जिस्म में स्टॉप करते हुए उसकी भी जान ले लेता है। ये लोग जल्दी से घर के अंदर आकर सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। एलियट किसी को भी घर से बाहर ना निकालने को कहता है। अब ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने ही वाले थे, लेकिन बाहर से यूनिकॉर्न ने इनका कनेक्शन खत्म कर दिया। यहाँ की उन्होंने पावर सप्लाई कट कर दी। ये लोग बाहर कैसे जाते? इलेक्ट्रिक गेट भी बंद हो चुका था। ओडेल की वाइफ यहाँ पर सजेस्ट करती है कि सबको बचाने की जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। किसी को तो यूनिकॉर्नस को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और वो गेट खोलना होगा। ओडेल की वाइफ काम देती है एलियट को और डॉक्टर भाटिया को। बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न एक सेफ केस में डालने के बाद डॉक्टर भाटिया दुखी होकर एलियट से कहती है कि हमें किसी का भला नहीं सोचना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना ही सोचना चाहिए कि ओडेल और उन जैसे लोग बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज होते हैं। उन्हें बस अपने फायदे से और अपने आप से मतलब होता है, ना कि हमसे। वह उसे कहते हैं कि तुम्हें भी उन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए था। ये लोग अब यूनिकॉर्न को बाहर ले जाने लगते हैं ताकि यह यूनिकॉर्न अपने पेरेंट्स से मिल पाए। दूसरी ओर उन्होंने बाहर का दरवाजा भी खोल दिया था। फिर ओडेल की वाइफ जल्दी से बाहर आती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब उसे याद आता है उसका बेटा तो अंदर ही रह गया। वह तो अभी भी यूनिकॉर्न के ब्लड को ड्रग्स की तरह एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको अब इसकी ड्रग्स की तरह एडिक्शन हो गई थी। बाहर जब यूनिकॉर्न अपने बेटे का हॉर्न देखता है तो वह गायब होता है। वह गुस्से में डॉक्टर भाटिया को ही मार डालते हैं। इधर हम देखते हैं कि एलियट अपनी बेटी को लेने घर आया था और ओडेल की वाइफ अपने बेटे को। इसी बीच वह लड़का नीचे उतर कर आया जो अभी अभी रिडली की छुपी हुई कहानियों की तस्वीरें देख कर आया था। वह इन सबसे कहता है कि रिडली का आइडिया बकवास था यूनिकॉर्न को छोड़ने का। हालांकि रिडली तो उन्हें खुद भी कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि जब बड़े बड़े शिकारी इन यूनिकॉर्न्स के आगे हार गए, तभी एक सुंदर कुंवारी लड़की आई और उन पर कंट्रोल कर ली। अब वह यूनिकॉर्न को पकड़ने का आदेश रिडली को दे देता है और एलियट के हाथ से यूनिकॉर्न का हॉर्न भी छीन लेता है जो वह यूनिकॉर्न को बाहर देने जा रहे थे। एलियट इनके लालच को देखकर अब बहुत पछता रहा था। वह अपनी बेटी को खतरे में क्यों डालता, इसलिए उसने खड़े खड़े अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया। इनकी बातों के दौरान गुर्राते हुए यूनिकॉर्न बाहर से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ गए। एलियट रिडली जल्दी से जाकर एक लोक कमरे में अंदर छुप गए, जबकि ये दोनों अभी भी बाहर ही थे। उसकी माँ कहती हैं, तुम ये हॉर्न यूनिकॉर्न्स को दे दो, लेकिन वह अपने ड्रग्स के लत की वजह से ऐसा करने से मना कर देता है। वह उसके हाथ से कंटेनर छीन लेती है, लेकिन उसमें तो अब हॉर्न था ही नहीं। हॉर्न असल में एलियट ने पहले से ही निकाल लिया था। रिडली उसके हाथ में वह हॉर्न देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और एलियट बताता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ही चुराया था। तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, बाकी सब मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। वह अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड ने कहा, तुम जाओ, मेरा प्रॉमिस पूरा होगा। मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रिडली उनकी बात मानते हुए बाहर चली गई, जहां यूनिकॉर्न घूम रहे थे। यूनिकॉर्न्स उसके करीब आए, लेकिन करीब आने पर यूनिकॉर्न ने उसे कुछ नहीं कहा। वह तो उसकी गोद में बैठ गए।
रिडली फूट फूट कर रोने लगी। यूनिकॉर्न को ऐसे आराम से बैठा देखकर शेफर्ड के दिल में दोबारा लालच आ जाता है और वह रिडली के गोद में लेटे हुए बेबी यूनिकॉर्न के पांव बांधना शुरू कर देता है ताकि वह उसे पकड़ सके। इससे पहले कि वह यूनिकॉर्न के साथ कुछ भी गलत करता, यहाँ पर एलियट आ जाता है जो अपने हाथ में पड़े हुए यूनिकॉर्न के सिंह को शेफर्ड के अंदर घुसाते हुए उसे मार देता है। उसकी लालच को भी यहीं खत्म कर देता है। लेकिन इतनी दर्द तकलीफ में भी शेफर्ड ने अपने हाथ में पकड़े हुए एरो से एलियट को जख्मी कर देता है। दर्द के जुनून में एलियट ने भी शेफर्ड को उठा के वहां से दूर फेंका और यह दोनों ही गिर गए। रिडली जल्दी से अपने डैड के पास आती है और देखती है कि उसके डैड अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। एलियट मर जाता है और रिडली रोने लग जाती है। उसके रोने पर यह दोनों यूनिकॉर्न अपनी अपनी सिंग मिलाते हैं और यहाँ पर एक मजे का जादू करते हैं जिससे एलियट के जिस्म में वह दोबारा जान डाल देते हैं और उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं। रिडली अपने डैड को दोबारा जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। ये दोनों जुनून में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इतने में ही यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। जिन्हें लग रहा था कि यहाँ जितने भी लोग की मौत हुई है उसके पीछे रिडली और उसके डैड का ही हाथ है, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया। हालांकि एलियट और रिडली ने उन्हें सारी कहानी सुनाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसी फिल्मी कहानी कौन सुनने को तैयार था। लेकिन तभी यूनिकॉर्न भागते हुए आते हैं और इन्हें सिग्नल्स देते हैं। वह रिडली को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। यूनिकॉर्न को उनके तरफ आता दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।